हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैज़ान क्लासेज। एनसीईआरटी कक्षा 10वीं इतिहास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इतिहास का अध्याय 5 जो कि इस बुक का आखिरी चैप्टर है, जिसका नाम है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। तो आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर के महत्वपूर्ण लघु प्रश्न तथा उनके मानक उत्तर देखेंगे। यदि आपने इसके पहले के सभी चैप्टर्स के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जा कर के उन्हें देख सकते हैं। यह इस चैप्टर का पहला पार्ट है। इसका दूसरा पार्ट जो होगा उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो पहला महत्वपूर्ण लघु प्रश्न है वो ये है कि भारत में मुद्रण यानी कि छपाई के आरंभिक इतिहास पर एक टिप्पणी लिखें, यानी कि जो किताबों में छपाई होती है जो कागज़ पर, उसके बारे में लिखें। तो इसका उत्तर होगा कि भारत में छपाई का इतिहास पुर्तगालियों के आगमन के साथ आरंभ होता है। 16वीं सदी के मध्य में गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारक जो थे वो थे जेसुइटों ने पहली बार छापाखाना लगाया। तो कहाँ लगाया? तो गोवा में लगाया था। उन लोगों ने स्थानीय लोगों से कोंकणी भाषा सीखकर, यानी कि वहाँ पास जो लोग रहते थे गोवा में, तो गोवा के जो लोग थे वो कोंकणी भाषा बोलते थे, तो उनसे वो कोंकणी भाषा सीखकर उसमें अपने अनेक पुस्तकें छापी। 16वीं सदी से ही कैथोलिक पादरियों ने तमिल भाषा में पहली पुस्तक को चीन में प्रकाशित की। इसी समय से भारत में पुस्तकों की छपाई ने गति पकड़ी। 1674 तक कोंकणी और कन्नड़ में लगभग 50 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका था। इस प्रकार भारत में पुस्तकों का प्रकाशन यूरोपीय धर्म प्रचारकों द्वारा आरंभ किया गया। यानी जो लोग यूरोप में धर्म प्रचार करने के लिए आए थे, ईसाई धर्म प्रचार करने के लिए, उन लोगों द्वारा ही सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत हुई थी, यानी कि छपाई की शुरुआत हुई थी। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं कि भारत में पांडुलिपियाँ कैसे बनाई जाती थी। तो पांडुलिपि उसको कहते हैं जो कि हाथ से लिखी जाती है। हाथ से लिखी गई कोई भी लेख होती है, जो भी लेख होती है उसे पांडुलिपि कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि प्राचीन काल में भारत में धातु पत्थर पर अभिलेख उत्कीर्ण करवाने के अतिरिक्त भोजपत्र एवं ताड़ के पत्रों तथा बाद में हाथ से बने कागज का व्यवहार भी लेखन सामग्री के रूप में किया गया। तो जब कागज का आविष्कार नहीं हुआ था तो उससे पहले जो लोग थे वो धातु पत्थर आदि पर अभिलेख लिखते थे, यानी कि धातु पत्थर पर हाथ से खोद करके उस पर, हाथ या औजार से खोद करके उस पर अभिलेख लिखा करते थे। बाद में फिर भोजपत्र ताड़ के पत्रों में अभिलेख लिखते थे। उसके बाद फिर जब कागज़ का निर्माण हुआ तो उसका व्यवहार लेखन सामग्री के रूप में किया गया। इससे हस्तलिखित पांडुलिपियाँ तैयार की गई, यानी हाथ से लिखी गई पांडुलिपियाँ से लिखी गई जो लेख थी वो तैयार की गई, क्योंकि पहले तो मशीन नहीं था जो छपाई का मशीन आज उपलब्ध है। उसके बाद संस्कृत, पाली, प्राकृत, क्षेत्रीय भाषाओं, अरबी तथा फारसी में ऐसी असंख्य पांडुलिपियाँ तैयार की गई। अन्य अलग अलग भाषाओं में पांडुलिपियाँ लिखी गई। इनके किनारों को सुंदर रंगीन चित्रों से सुसज्जित किया जाता था ताकि वो देखने में खूबसूरत लगे। इनके पन्नों को लिखकर उन पर जिल्द चढ़ा दी जाती थी, जिसे कवर कहा जाता है, जो कि कवर चढ़ा दी जाती थी, जिससे वे सुरक्षित रहती थी, जल्दी खराब नहीं होती थी। 3 नंबर प्रश्न है कि यंग इंडिया समाचार पत्र के बारे में बताएं। तो इसका उत्तर होगा कि यंग इंडिया अंग्रेजी में प्रकाशित समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 1919 ईस्वी में अहमदाबाद से हुआ था। इसके संपादक महात्मा गांधी थे, यानी कि जो इनके मेन अध्यक्ष थे वो महात्मा गांधी थे। इन्होंने इसे छपवाया था। इसके माध्यम से महात्मा गांधी ने अपनी विचारों तथा राष्ट्रवादी आंदोलन जो था, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहे थे, उसका देश में दूर दूर तक प्रचार प्रसार किया। तो यही जो था यंग इंडिया समाचार पत्र था। अब अगला प्रश्न है कि मार्टिन लूथर किंग कौन थे? अपने धार्मिक विचारों का प्रसार करने के लिए उसने मुद्रित सामग्री का व्यवहार कैसे किया, यानी जो छपे हुए पुस्तक होते हैं उनका व्यवहार किस तरह से किया? तो इसका उत्तर होगा कि मार्टिन लूथर जर्मनी का एक धर्म सुधारक था, यानी धार्मिक विचार को फैलाने वाले थे। वह रोमन कैथोलिक चर्च में व्याप्त कुरीतियों का विरोधी थे। वो रोमन कैथोलिक जो थे उनके विरोधी थे। उसे धर्म सुधार आंदोलन का अग्रदूत कहा जाता है। किनको? मार्टिन लूथर किंग को।
अपने विचारों के लिए उसने मुद्रण का सहारा लिया, जो छपे हुए पुस्तक होते हैं उनका सहारा लिया। उसका मानना था कि मुद्रण ईश्वर की देन है, दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। तो यहाँ पास ऑब्जेक्टिव में भी ये सवाल आता है कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। तो यह कथन जो ये किसका है, तो यह जो है मार्टिन लूथर किंग का जो है यह कथन है। 1517 ईस्वी में उसने 95 स्थापनाएं लिखकर उसके प्रति विटेनबर्ग चर्च, जो विटेनबर्ग जो है वो एक चर्च है, के दरवाजे पर टांग दी। इसकी प्रतियां छाप यानी इसकी प्रति छाया जो है कर चर्च को वाद विवाद करने की चुनौती दी गई। अब जो आखिरी प्रश्न है वो ये है कि छापाखाना से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि छापाखाना के आविष्कार का महत्व इस भौगोलिक संसार में आग पहिया और लिपि की तरह है, यानी लिखावट, लिपि का अर्थ होता है लिखावट की तरह है, जिसने अपनी उपस्थिति से पूरे विश्व की जीवन शैली को एक नया आयाम दिया, के विकास के लिए एक नया मोड़ दिया। तो सबसे पहले जो आग आया, उसके बाद इंसान जो है और विकसित हुआ, फिर पहिया आया और उसके बाद लिपि यानी कि भाषा वगैरह है, जिससे अपनी उपस्थिति से पूरे विश्व की जीवन शैली को एक नया आयाम दिया। छापाखाना का आविष्कार और आविष्कार भी कुछ इसी तरह से ही था, किसी भी लेख को छापने में आसानी होती थी। तो यह जो है छापाखाना का जो आविष्कार है वो चीन ने किया है, जिससे छापाखाना के आविष्कार और इसके विकास का जो श्रेय है वो चीन को जाता है, चीन जो देश है। तो आशा करता हूँ कि ये सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।